So you all know that in last session we started a very new act, that is your Arbitration and Conciliation Act 1996. और लास्ट सेशन में बच्चे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि कैसे ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स आज के इस एक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, दे जस्ट गो बैक टू द लास्ट वन एंड रीड एवरीथिंग विच एवर नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड ऑन द दिस इंट्रोडक्शन। ओके, आपको वो इंट्रोडक्शन एक बार समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल फिर कोई भी प्रॉब्लम पूरे एक्ट पूरे सेशंस के दौरान नहीं आएगी समझने में, और मेरे साथ साथ आपको पूरा एक्ट रिवाइज हो जाएगा। ओके, स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स। सो दिस Arbitration and Conciliation Act 1996, today's session we will see objectives and scheme. ओके, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट को फुलफिल करने हैं और जिन प्रिंसिपल्स पर वर्क करना है, एंड हाउ दिस एक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इन वेरियस स्कीम्स एंड पार्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The very first is the main objectives of the ACTA. So let's study first of all the objectives. So as you can see बच्चे, the very first is they cover the international commercial arbitration and conciliation, means जो भी फॉरेन कमर्शियल ट्रांजैक्शन होंगी जिसमें फॉरेन आप कमर्शियली इन्वॉल्व होंगे, वो ट्रांजैक्शन भी आप थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में सॉल्व करवा सकते हैं। एंड डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन तो रहेगा ही रहेगा, वट एवर द मैटर इज। सो इंटरनेशनल में जस्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बच्चे, और डोमेस्टिक आपका कोई भी ऐसा नेचर का डिस्प्यूट हो जो भी वो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द प्रोसेस ऑफ एडीआर। एडीआर का जो भी प्रोसेस होगा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, दैट मस्ट बी फेयर इनफ होना चाहिए, प्रॉपरली बिल्कुल बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए। थर्ड मीडिएटर पर्सन जो भी होगा, थर्ड पार्टी, he has to act like a judge. He doesn't have to favor one party or disfavor other one. अगर बायसनेस होगी बच्चे तो वो एडीआर की पॉलिसीज का बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या कहता है कि थर्ड पार्टी को विदाउट बायसनेस सिटिंग देनी है और उनके मैटर्स को प्रॉपरली सॉल्व करके अपनी इंटेलिजेंस से एक डिसीजन देना होगा। ओके, सो दैट मस्ट बी कंप्लीटली फेयर इनफ, एफिशिएंट होना चाहिए। ओके, फेयर हो, एफिशिएंट हो एंड कैपेबल ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जो भी नीड है एडीआर से, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब फुलफिल करना एडीआर का काम है। इस प्रिंसिपल पर, इस ऑब्जेक्टिव को आपको सबसे पहले फुलफिल करना है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हम बोलते हैं जब थर्ड पर्सन बैठता है, सपोज कीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है हमारे थर्ड पार्टी, ये बैठे हैं, इनके सामने ये दो पार्टीज हैं, ठीक है, इनके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इनके, वट एवर दिस। सो ये जो सिटिंग होती है, इस सिटिंग को क्या बोला जाता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ओके, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब एक फैसला देगी, गिव्स डैश फॉर इट्स अवार्ड। अवार्ड को बोलते हैं बच्चे जो डिसीजन आया है, जो फैसला दिया है इस थर्ड पार्टी ने, वो डिसीजन को क्या बोला जाता है? अवार्ड देना। तो when this arbitral tribunal gives the award, along with that he has to give reason, साथ में रीजन लिखने पड़ेंगे कि क्यों वो इस डिसीजन, इस नतीजे पर आए, क्या वो कारण थे जिनसे उनको लगा कि ये ही बेस्ट डिसीजन दोनों पार्टीज के हक में रहेगा। परफेक्टली, तो इससे क्या होगा, लेटर ऑन कोई अगर डिस्प्यूट आता है, कोर्ट में मैटर जाता है, तो इवन जज जो है वो भी रियलाइज करे कि यस, जो भी थर्ड पार्टी ने फैसला दिया था वो कंप्लीटली सही कारणों पर सही था। Okay, so here arbitral tribunal must give reasons for its award. Then moving to the next objective, that is to ensure that tribunal doesn't exercise its jurisdiction. जो tribunal है वो अपनी jurisdiction को beyond the limits exercise ना करे। मीन्स जितनी लिमिट्स आपके इस एक्ट में एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दी जाती हैं कि उनको सिर्फ इन्हीं मैटर्स पर केस देने का हक है, सॉरी राय देने का हक है, अपना डिसीजन सुनाने का हक है, और जो ये मैटर्स हैं इन पर आप आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते तो वो आप नहीं कर सकते, आप लिमिट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकते। जैसे मैं आपको देती हूँ एग्जांपल बच्चे, जो हमारा आर्बिट्रेशन क्लोज कहता है वो कहता है कि जो मैटर्स होंगे वो सिर्फ सिविल नेचर के होने चाहिए, राइट। तो अगर कोई मैटर सपोज कीजिए क्रिमिनल नेचर का आ जाता है, जिसमें क्रिमिनल नेचर इन्वॉल्व हो,
क्रिमिनली कोई केस हो, उस पर आप के अपनी राय या ट्रिब्यूनल नहीं बिठा सकते, आप उस पर डिसीजन नहीं दोगे, एंड अगर आपने उस केस को भी हैंडल किया तो वो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द लिमिट्स हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ सिविल नेचर के केसेस ही ट्रिब्यूनल में हेल्ड किए जाते हैं, दैट इज देयर लिमिट। ओके, नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ कोर्ट्स एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ जुडिशरी। ओके, ये ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा है, और ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ही था कि जो हमारा ये एग्जिस्टेंस में आया एक्ट। तो आपको कोर्ट्स के रोल को बहुत रिड्यूस करना है, बर्डन जुडिशरी पर कम से कम डालना है, क्योंकि देर आर अदर वेरियस इंपॉर्टेंट cases that are lying under this judiciary. They have to give their time to that instead of giving these स्मॉल केसेस। ओके, तो ये केसेस आप आर्बिट्रल में लेकर जाइए, और जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो जुडिशरी पर ही रहने दीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू गिव द चॉइस टू द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को चॉइस दीजिए ऑप्टिंग एनी मेथड टू सॉल्व या सेटल देयर डिस्प्यूट। मतलब आप सिर्फ मेथड पर भी बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि ये मेथड इसी प्रॉपर वे या इस प्रॉपर पाथ को आपको फॉलो करना पड़ेगा और इसी मेथड के थ्रू आप डिसीजन पर आ सकते हैं। नो, दैट शुड बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी ट्रिब्यूनल कि वो कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं, मीडिएटर को बिठाना चाहते हैं या कोई आर्बिट्रेटर आए, कॉन्सिलिएशन हो, नेगोशिएशन हो। देर आर वेरियस वेज थ्रू विच आप एडीआर के अंदर बच्चे बहुत सारे तरीके हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे तरीके हैं। कैसे, आर्बिट्रेशन हो गया, कॉन्सिलिएशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया, तो एनी मेथड सोल्व करना दैट इज देयर कंप्लीट चॉइस, राइट। नेक्स्ट इज टू मेक श्योर that every award I told you, decision of arbitral tribunal means arbitral tribunal द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाए is dash in same manner, किस मैनर में होना चाहिए, is enforced मीन्स उसको, उस डिसीजन को लागू करने का तरीका जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए एज अ डिक्री ऑफ कोर्ट। जैसे कोर्ट ने अपनी एक डिक्री पास की है वैसे ही सेम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा जो अवार्ड दिया गया है वो भी ऐसे ही पास या एनफोर्स होना चाहिए, दोनों ही तरीके सेम हो। ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते अरे कोर्ट से थोड़ा आया है डिसीजन जो हमें पक्का ही पूरा करना है, नहीं, अगर ये डिसीजन ट्रिब्यूनल ने दिया है तो भी आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज to dash on the to work on the enforcement of foreign awards। सपोज कीजिए ये तो थे आपके नेशनल अवार्ड्स, जो इंटरनेशनल अवार्ड आया, फॉरेन केस से रिलेटेड कोई डिसीजन आया, वो भी उस पर भी आपको एनफोर्समेंट करनी होगी। ये नहीं कह सकता ये थोड़ा, ये तो ऐसे ही आर्बिट्रेशन के थ्रू कोई फैसला आ गया है, नहीं नहीं, फॉरेन केसेस में भी अगर वो एक थ्रू आर्बिट्रेशन हैंडल किए गए हैं उन पर भी एनफोर्समेंट करने का आपको पूरा वर्क है। ऑल राइट, नाउ ऑब्जेक्टिव्स we have completed, moving to the scheme of the act को कैसे डिवाइड किया गया है, let's study this। so this act is divided in 4 parts कौन से बच्चे, part 1, part 2, part 3, part 4। part 1 में as you can see you will have section 2 to 43, section 44 to 60 will be covered in part 2, then from 61 to 81 in part 3, and then 82 to 86 will be in part 4। so from section 1 to total 86 section we are going to do in this act। part 1 आपका cover करेगा बच्चे domestic award of arbitration, domestically awards, then part 2 में आपके आएंगे foreign awards, पार्ट 3 में हम करेंगे, ये थे आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, देन पार्ट 3 इज कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, एंड पार्ट 4 इज सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। ऑल राइट, पार्ट इनको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ये अगर आपके अंदर पूरा इनक्रिप्ट हो जाएगा पार्ट 1 कितना है पार्ट 2 कितना है तो बहुत ईजी पूरा एक्ट लर्न करना, ओके बहुत ईजी है। देन दिस एक्ट ऑल्सो कंटेन 3 स्केड्यूल्स, 3 स्केड्यूल्स इस एक्ट में इंक्लूडेड है, कौन कौन से हैं, स्केड्यूल 1, 2 एंड 3। तो जो स्केड्यूल्स में आपका फर्स्ट है वो किस बारे में है, दैट कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, फॉरेन अवार्ड्स को रिकॉग्नाइज करना। स्केड्यूल 2 में है प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड ऑन आर्बिट्रेशन में कौन सी प्रोटोकॉल फॉलो करनी है, एंड स्केड्यूल 3 इज अबाउट convention for the executors of foreign arbitral awards, executors, this is recognition and this is executors। all right, these are 3 schedules, these are 4 parts and these are the objectives। so this we have done in today's session।
I hope you understood the whole session, whole objectives, and also enjoyed this, how we completed, what objectives are those जिन पर आपका arbitration and conciliation act पूरा based है. So with this session is over. Again I am saying, read, revise and repeat. Thank you.